Good morning, dear students. How are you all? Fine. I hope you are fine, healthy, and safe at your home. Now you welcome again in our online class. क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है बेटा. Now we discuss हिंदी व्याकरण टॉपिक संज्ञा. आज हम हिंदी व्याकरण की टॉपिक संज्ञा के ऊपर डिस्कस करेंगे कि संज्ञा क्या होती है. मान लीजिए कि मैं आपको बोलूं कि यह एक पेड़ है. यह एक पेड़ है. पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी है. पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी है. तो यहाँ पर देखो, पेड़ शब्द आया, चिड़िया शब्द आया. ये क्या है? किसी के नाम है ना? ये क्या है? किसी के नाम है. मैं कहूं कि रमेश ने चिड़िया को उड़ा दिया. तो चिड़िया को किसने उड़ाया? रमेश ने. तो ये भी किसी का नाम है. फिर मैं कहूं कि वह दिल्ली चला गया. तो दिल्ली चला गया, तो दिल्ली भी किसी जगह का नाम है. ये भी किसी चीज का नाम है. ये भी किसी चीज का नाम है. मान लो हिमालय पर्वत विशाल है. हिमालय पर्वत विशाल है. तो ये जो शब्द है ये भी किसी चीज का नाम है. तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज का नाम, अगर ये शब्द, ये शब्द, ये शब्द, ये शब्द, ये शब्द और ये शब्द, मैं कहूं कि ये शब्द किसी चीज के नाम है ना? तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है. नाम तो ये है ही. तो ये जब किसी चीज के नाम है, यही शब्द क्या कहलाएंगे? संज्ञा शब्द कहलाएंगे. ये संज्ञा शब्द कहलाएंगे. संज्ञा जो शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है. संज्ञा जो शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है. सम प्लस ज्ञा. सम प्लस ज्ञा. सम यानी सम्यक और ज्ञा यानी ज्ञान, यानी संपूर्ण ज्ञान. संपूर्ण ज्ञान अर्थात यहाँ इससे आपको अर्थ समझ में नहीं आएगा. आपको कैसे अर्थ समझ में आएगा? मान लीजिए मैं कहूँ मेरे हाथ में एक मार्कर है. मैं कहूँ कि मेरे दूसरे हाथ में एक डस्टर है. मैं कहूँ मेरे पीछे एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है. मैं कहूँ मेरे सामने एक टेबल रखी हुई है. मेरे सामने एक फोन रखा हुआ है. ठीक है. मैं कहूँ एक चेयर भी है. तो इसका मतलब जो चीजें मुझे नजर आ रही हैं उनका कोई ना कोई निश्चित नाम है. उनका कोई ना कोई निश्चित नाम है. और वो नाम ही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है. वो नाम ही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है. चाहे वो किसी भी रूप में ले लो आप, वो किसी भी रूप में ले लो. मैं कहूं कि आज मैं बहुत खुश हूं, तो खुशी क्या हो गया? एक संज्ञा शब्द हो गया. मैं कहूं कि आज मैं बहुत दुखी हूं. आज मैं बहुत दुखी हूं. वह उससे घृणा करता है, वह उससे प्रेम करता है. वह ये कहा जाए कि उसमें बुढ़ापा आ गया. उसमें बुढ़ापा आ गया. तो ये सारी बातें क्या होती हैं? ये संज्ञा शब्द कहलाते हैं. ये सभी संज्ञा शब्द कहलाते हैं. ठीक है. तो संज्ञा की डेफिनेशन यदि आपसे कोई पूछे तो हम क्या कर सकते हैं? हमने देखो अभी लिखे थे, उसमें किसी पक्षी का नाम था, उसमें किसी स्थान का नाम भी था, उसमें किसी वस्तु का नाम भी था, उसमें किसी व्यक्ति का नाम भी था, है ना? क्योंकि मैंने कहा था कि पेड़ पर चिड़िया बैठी है. पेड़ पर चिड़िया बैठी है. ठीक है. तो किसी पक्षी का नाम है, किसी पेड़ का नाम है या पेड़ है. मैंने कहा रमेश ने चिड़िया को उड़ा दिया. रमेश ने चिड़िया को उड़ा दिया तो किसी व्यक्ति का नाम है ना? वह दिल्ली चला गया तो किसी स्थान का नाम है. मैंने कहा था कि वह
हिमालय पर्वत बहुत विशाल है, तो किसी स्थान उसका नाम है, पर्वत का नाम है। तो ये सब किस में आते हैं? ये सभी किस में आते हैं? संज्ञा शब्दों में आते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं या शो कर सकते हैं, संज्ञा शब्द क्या होते हैं। तो देखो मैं उसको लिखती हूँ एक बार। वे शब्द नहीं, इसको ऐसे लिखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब इसके उदाहरण तो जैसे मैंने आपको बताए थे, मैं कहूं कि रीना खेल रही है, मैं कहूं वह क्रिकेट खेल रही है, क्रिकेट खेल रही है। मैं कहूं कि शीला पढ़ रही है, और दूसरा वाक्य मैं लिख दूं, शीला महाभारत पढ़ रही है। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर देखो, ये तो चलो किसी के नाम हो गए, किसी व्यक्ति के नाम हो गए। फिर क्रिकेट खेल रही है, तो क्रिकेट उस खेल का नाम है। फिर महाभारत पुस्तक का नाम है। तो ये सब क्या है? संज्ञा शब्द है। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम होता है, वो सब क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। अब हम इसको समझने के लिए बात करें, जिस तरह से हमने उनके पढ़े हैं, और जो हमारे वर्ण थे, हमारे भाषा थी, उनके भेदों को पढ़ा है, उसी प्रकार जो संज्ञा है, इसके मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? ठीक है। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो ये कहता है संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3। ठीक है। नंबर 1 होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 होता है जातिवाचक संज्ञा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आपकी बुक में आई थिंक 5 दिखा रखे हैं, लेकिन बेटा वो 5 भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। आपको संज्ञा के 3 भेद ही याद रखने हैं, 5 याद नहीं रखने। याद करना है, लेकिन आपसे कोई पूछे कि मुख्यतः संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको 3 ही बताने हैं, क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर 3 ही है। जातिवाचक संज्ञा, और थर्ड है भाववाचक संज्ञा। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। इजंट इट? समझ में आया यहाँ तक? अब हम बात करें व्यक्तिवाचक। देखो, इनका सभी का आंसर इनके अंदर छिपा हुआ है, व्यक्ति, यानी किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का नाम या स्थान का नाम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसमें क्या आएगा? विशेष व्यक्ति या वस्तु। ठीक है। इसमें क्या आएगा? कोई विशेष होगा। जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत। इसी तरह से मैं कह दूं गीता, रामायण। फिर उसके बाद में और देख लो, रहीम, सुनील। तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो हो गए, या हम इसको प्रॉपर किसी खिलौने का नाम ले दें, मान लो किसी भी एक उसका नाम ले दें, चाहे कोई भी वो प्रॉपर हो,
जिसकी जाति को न बता के हम क्या बताएं, उसके सिर्फ उसका वो बताएं कि भाई ये प्रॉपर नाम है, ये प्रॉपर नाम है व्यक्तिवाचक में, है ना। तो जैसे हम कहें कि दिल्ली, स्थान का नाम ले दें, किसका नाम ले दें, स्थान का, मान लो दिल्ली। इसी तरह से देश का नाम ले दें, मान लो भारत, देश का नाम ले दें, मान लो भारत। तो अब देखो ये किसी पर्वत का नाम है, ये गीता, ये रामायण किसी ग्रंथ के नाम है, ये किसके नेम है, ये पर्वत के, ये किसके नाम है, ग्रंथ के, ठीक है। ये किसके नाम है, व्यक्ति के, और ये किसका नाम है, शहर का, और ये किसका नाम है, देश का। अब एक चीज देखना आप, ये भारत देश, भारत अपने आप में विशेष है, दिल्ली, दिल्ली अपने आप में विशेष है, एक जगह है। सुनील, अनिल, रहीम, करीम, ये सब हैं तो अपने किसी के व्यक्ति के नाम हैं तो प्रॉपर हैं। रामायण एक ग्रंथ का नाम है, रामायण एक ही है। महाभारत एक ग्रंथ का नाम है, गीता एक ग्रंथ का नाम है, अपने आप में एक ही है। हिमालय पर्वत अपने आप में एक है, अरावली पर्वतमाला अपने आप में एक है। तो जब ये एक का संबोधन कराएंगे, यानी कोई विशेष होंगे, तब तो किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में। और मैं यदि ये कह दूं कि हमारे भारत में अनेक पर्वत हैं, मैं कहूं कि भारत में पर्वत है, मैं कहूं कि भारतीयों ने या हमारे जो पूर्वज थे, जो भी मुनि वगैरह हुए, उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे। मैं कह दूं कि कक्षा में या गांव में बहुत सारे व्यक्ति हैं। मैं कह दूं कि भारत में अनेक बड़े बड़े शहर हैं, ठीक है, और संसार में अनेक देश हैं, संसार में अनेक देश हैं। तो देखो देश शब्द आया, तो इसमें यदि हम भारत को चीन, जापान, इधर अफगानिस्तान, तो सभी देशों को ले सकते हैं। शहर है तो दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, सभी आ सकते हैं। व्यक्ति है तो किसी भी व्यक्ति का नाम आ सकता है। ग्रंथ है तो इसमें कोई भी ग्रंथ आ सकता है। पर्वत है तो उसमें सभी पर्वत आ सकते हैं। तो ये शब्द कौन से शब्द हो जाएंगे, ये तो हो गए कि विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताएंगे, वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जो शब्द हमें किसी की जाति का बोध कराएंगे, हमें किसी जाति का बोध कराएंगे, तो क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसका आंसर भी इसमें है। ये तो किसी विशेष व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, स्थान के लिए, और किसी विशेष जाति के लिए होंगे। मतलब विशेष क्या, जो जाति के लिए होंगे तो जातिवाचक संज्ञा। अब देखो मैं कहूं कि कक्षा, ये लड़का है, मैं कहूं मान लो ये लड़का है, ये लड़का है। अब ये लड़का सुनील भी हो सकता है, अनिल भी हो सकता है, सुनीत भी हो सकता है, रहीम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। तो लड़का, इट मीन्स यहाँ पर जाति का बोध करा रहा है, किसका, जाति का बोध करा रहा है। समझ रहे हो ना, तो ये चीज समझ में आई आपके। अब मैं कह दूं मान लो कि क्रांतिकारी, क्या कहूं मैं, कि भारत में क्रांतिकारियों की मेहनत के कारण भारत आजाद हो गया। अब क्रांतिकारी जो हैं उसमें तो सुखदेव भी थे, भगत सिंह भी थे, आजाद भी थे, और ये बटुकेश्वर दत्त भी थे, लाला लाजपत राय भी थे, बहुत सारे थे। नाम एक क्रांतिकारी, जबकि क्रांतिकारियों में नेम बहुत सारों के थे। तो यदि हमने एक एक का नाम ले दिया, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, किसी का भी यदि हमने नाम ले दिया तो व्यक्तिवाचक, और यदि हमने उन सबको बोल दिया क्रांतिकारी तो जातिवाचक। आया समझ में। हमने कहा कि एक व्यक्ति का नाम लिया, मान लीजिए हम कहें कि सम्राट अकबर, या ये कहें कि सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप दोनों ही अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तुमने दोनों का प्रॉपर नाम ले दिया, अकबर और प्रताप का, तो व्यक्तिवाचक। और हम कहें कि भारत में
अनेक सम्राट ऐसे थे जो शक्तिशाली थे, अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, तो सम्राट शब्द क्या हो गया? जातिवाचक। आई थिंक ये चीज आपके समझ में आई होगी कि व्यक्तिवाचक क्या होता है और जातिवाचक क्या होता है। डेफिनेशन इनके आपसे कोई पूछे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? वे संज्ञा शब्द जो किसी भी या वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, और वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करें हम भाववाचक की। अब बात करें हम भाववाचक शब्दों की, तो भाववाचक शब्दों में क्या आएगा? देखो, भाव होते हैं किसी भी व्यक्ति के मन के भाव। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति के जो मन के भाव होते हैं वो ही क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे हम कहें देखो बेटा, अगला क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। ये क्या होती है कि भाई किसी भी व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब देखो, भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होते हैं? कहता है किसी भी व्यक्ति का कोई गुण हो, उसका कोई दोष हो, उसकी दशा हो, उसकी अवस्था हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं कहूं वह किसी का आदर करता है, वह किसी का आदर करता है, ये भाव है। मैं कहूं कि उसमें लड़कपन है, क्या है? लड़कपन, ये उसकी अवस्था है। वह कैसा है? उसमें लड़कपन है, ये उसकी क्या है? अवस्था है। ठीक है, इसी तरह से मान लो मैं कहूं कि वह सभी से प्रेम करता है, वह सभी से प्रेम करता है, ये गुण है उसका। उसमें घृणा का भाव भरा हुआ है, ये दोष है उसका। उसमें घृणा का भाव भरा हुआ है, तो ये दोष है उसका। इसके अतिरिक्त यदि मैं कहूं कि मान लीजिए वह उसे क्रोध आ गया, उसे क्रोध आ गया, तो ये भी उसका क्या है? गुण भी मान लो, अवगुण भी मान लो। कब किसी किसी जगह क्रोध भी काम देता है ना, और किसी जगह क्रोध की बजाय उसका जो शांति है मन की वो भी काम देती है ना। तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा शब्द। इसके अतिरिक्त जरूरी नहीं है यही है, जरूरी नहीं है यही है। अब मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं दुखी हूँ, दुखी तो भाव नहीं है, लेकिन मैं कहूँ मुझे वह मतलब दुख जो शब्द हो गया, दुख क्या होता है? एक भाव होता है। दुख क्या है? भाव। सुख क्या है? भाव। अगर मैं इसको सुखी और दुखी कर दूंगी तो ये किस में हो जाएगा? ये तो उसमें आ जाएगा। एक शब्द आता है, ये क्या आता है? हंसी, हंसी। और ये जो होता है रोना, हंसना तो क्रिया है, क्या है? हंसना तो क्रिया है, लेकिन हंसी क्या है? भाव है। रोना भी क्रिया होती है, रोना भी क्रिया होती है, लेकिन रोना शब्द है ये भाववाचक भी होता है, क्योंकि रोना से रुलाई शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। रोना से रुलाई शब्द भाववाचक संज्ञा है, लेकिन रोना को भी भाववाचक में ही ले लिया जाता है। क्यों ले लिया जाता है? क्योंकि देखो मैं दो शब्द, दो वाक्य लिखती हूँ, दोनों में अंतर देखना आप। मैं एक वाक्य लिखूं वह रो रहा है, वह रो रहा है, तो यहां देखो ये क्या है? एक क्रिया, काम हो रहा है किसका? रोने का। तो यहां तो रोना क्या है? क्रिया।
और मैं कह दूं कि वह अपना ही रोना रोता है। मैं कह दूं कि वह अपना ही रोना रोता है। तो यहाँ देखो ये जो रोना है ये क्या है, फिर यहाँ पर भाव, जिसको कर्म कहते हैं ना। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, यहाँ पर ये शब्द भाव कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है बेटा, आई थिंक इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा, इतना आप सभी को समझ में आया होगा कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, वे शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के व्यक्तिवाचक नहीं सॉरी संज्ञा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं मुख्यतः, आगे भी आएगा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से, जिसमें एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम व्यक्तिवाचक, किसी पूरी जाति का नाम जातिवाचक, और घृणा, प्रेम, दुख, सुख, रोना, हंसना, हंसी, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा। आई थिंक इतना लेसन आप लोगों के समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है ना, इतना आप लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अतिरिक्त इसमें एक चीज और आती है, आपने पढ़ी होगी, क्या आपने पढ़ी होगी कि 5 भेद होते हैं इसके। तो एक शब्द आता है हमारा जातिवाचक, एक भेद आता है हमारा जातिवाचक। आप देखो जातिवाचक जो संज्ञा शब्द होता है इसके 2 भेद होते हैं। कितने भेद, 2। एक तो होता है यहाँ पर द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, एक होता है समूहवाचक। एक तो होता है द्रव्यवाचक और एक होता है समूहवाचक। तो देखो 3 तो यहाँ तक हो गए भाववाचक तक, फिर चौथा और 5वां आ गए 5 भेद। लेकिन ये जातिवाचक के ही भेद होते हैं। द्रव्यवाचक में तो किसी भी धातु का नाम होता है, किसी भी धातु का नाम होता है। द्रव्यवाचक में तो किसी भी धातु का नाम होता है। और भाववाचक जो होता है ना सॉरी समूहवाचक होता है, इसमें कोई भी समूह होता है। जैसे मैं कहूँ झुंड, मैं कहूँ झुंड, मैं इसके अतिरिक्त मैं कहूँ आपको समूह, मंडली, ठीक है, समूह, मंडली, गिरोह, क्या गिरोह। इसके अतिरिक्त मैं कहूँ, या अब ये देखो जैसे मैं कहूँ बकरियों का झुंड जा रहा है, लोगों का समूह है, सभा, लोगों ने सभा इकट्ठी कर ली। ठीक है, ज्ञानी लोगों ने एक मंडली बनाई, आतंकवादियों का गिरोह है, और कोई भी राजनेता है या किसी ने भी एक सभा बुलाई। तो इस तरह से ये जो शब्द होंगे, अब देखो झुंड भी एक से नहीं बन सकता, समूह भी एक व्यक्ति से नहीं बन सकता, मंडली भी एक व्यक्ति नहीं बना सकता, गिरोह भी एक का नहीं हो सकता, और सभा भी एक की नहीं हो सकती। उसके लिए एक से अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ती है, और वही क्या होता है, समूह होता है। ठीक है, द्रव्यवाचक जो होता है इसमें क्या जाता है, दूध, घी, वो नाप तोल की चीजें, जो भी नाप तोल की चीजें होती हैं, जो भी नाप तोल की जितनी भी चीजें होती हैं वो किस में आती हैं, द्रव्यवाचक में। चाहे वो दूध, घी, पानी और कोई भी धातु होती है जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, सब ये किस में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक में। ठीक है बेटा, तो इस क्लास को यही विराम देते हैं, और अपनी जो लाइव क्लास रहेगी उस क्लास में इनको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। मतलब इसमें तो आपको मैंने पढ़ा दिया, उसमें इसको हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तब तक के लिए बाय बाय।